अधिकार यात्रा आज खत्म हो चुकी है और ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि सासाराम से आरा तक क्या वाकई ये वोट के अधिकारों की यात्रा थी या फिर खुद की कुर्सी बचाने और घुसपैठिए जो वोट बैंक है विपक्ष का उन्हें बचाने की ये तैयारी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल कोट की प्राचीर से ये स्पष्ट कह दिया था कि देश में अवैध घुसपैठिए नहीं रहेंगे। बिहार की बदलती डेमोग्राफी पर सख्ती होगी, निगरानी होगी और कार्रवाई भी होगी। लेकिन जैसे जैसे अवैध घुसपैठियों का ये मुद्दा उठता गया वैसे ही महागठबंधन सड़क पर उतर आया। वोट अधिकार यात्रा के नाम पर वोट चोरी का आरोप लगाकर इस अधिकार को बिहार वासियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये वोट अधिकार यात्रा थी या घुसपैठिए बचाओ यात्रा, क्योंकि अब तो साफ तौर पर इस पूरी यात्रा के दौरान जिस तरीके की परिस्थिति बनी, जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ, ये यात्रा स्वतः सवालों के घेरे में आ चुकी है। यात्रा का असर क्या होगा? क्या वाकई विपक्ष इस बार बिहार में अपनी धमक दर्ज करा पाएगा या फिर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लग रहा है वो एक बार फिर से बीजेपी नेत यानी बीजेपी और जेडीयू की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में दोहरा पाएगा? इसी पर हम करेंगे खुलकर बहस। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी का साफ संदेश है, देश में अवैध घुसपैठिए नहीं रहेंगे। बिहार की बदलती डेमोग्राफी पर सख्ती से निगरानी की जाएगी और इसी कदम का विरोध करने पर बिहार की सड़कों पर उतर गया है पूरा विपक्ष। महागठबंधन ने घुसपैठियों को बचाने के लिए वोट अधिकार यात्रा निकाली है, जिसका आज अंतिम दिन है। लेकिन इस यात्रा में ज्यादा चर्चे उनके नेताओं की जुबानी और कार्यकर्ताओं की करतूतों की हो रही है। लेकिन हम इनकी करतूतों की बात करें उससे पहले इन तीन नेताओं के बयानों पर नजर डालते हैं। क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने माधेरापुरा की चोरी दिखाई है। आने वाले समय में आप देखना कहाँ की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन किया है। जो अधिकार हमारे हैं वोट डालने के, मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार की जनता ने, राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी जी ने यात्रा निकाल करके चुनाव आयोग की एसआईआर कराने का काम किया है। लेकिन इस यात्रा ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन अगर किसी का किया है तो चुनाव आयोग का ही हुआ है। और चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी बनती है, यूपी में भी देखा, बिहार के लिए एसआईआर लेकर के आए। सही मायने में यहाँ की जनता एसआईआर करने वाली है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और एनडीए में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा उन लोग।
उन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। बिहार की धरती पर एक तरफ महागठबंधन मतदाता अधिकार यात्रा का ढोंग रच रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के नाम पर एकजुट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि तथाकथित नेताओं ने देश की जनता, संविधान का और प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया है। सोचिए, चुनाव आते ही ये नेता मंदिरों के चक्कर काटने लगते हैं, मां जानकी की धरती पर वोट मांगते हैं, लेकिन इन्हीं के कार्यकर्ताओं के वीडियो सामने आते हैं जहां वे प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी को गाली दे रहे हैं। जिस राहुल गांधी ने राम मंदिर का विरोध किया और राम के होने का सबूत मांगा था, आज वही सत्ता के लालच में इतना गिर गए हैं कि माता जानकी के मंदिर जाने का ढोंग रच रहे हैं। क्या यही है महागठबंधन की संस्कृति? क्या यही है राहुल, तेजस्वी और अखिलेश की राजनीति? जिस बिहार को ये लुभाना चाहते हैं, उसी बिहार की अस्मिता को बार बार चोट पहुंचाई जा रही है। आपको याद दिला दें, यही कांग्रेस पंजाब चुनाव में बिहारियों का मजाक उड़ाती रही है। 2022 का वह वायरल वीडियो जब पंजाब के तत्कालीन सीएम के साथ प्रियंका गांधी मंच पर हंस रही थी और बिहारियों का अपमान किया जा रहा था। क्या आज वही कांग्रेस और उसके सहयोगी बिहार की जनता का विश्वास जीत पाएंगे? राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? खाली पत्रकार आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता, इसलिए आप लोग राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी घूम रहे हो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। महागठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा असल में वोट बैंक की यात्रा है। ये न लोकतंत्र के रक्षक हैं, न ही संविधान के। कभी तिरंगा पैरों तले रौंदते विपक्ष के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देते कांग्रेस के नेता और माता जानकी की धरती से बिहार की संस्कृति पर हमला, ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत माता, सीता माता और बिहारी अस्मिता पर सीधा हमला है। बिहार की जनता तय करेगी क्या वो अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपने आत्मसम्मान का सौदा करेगी या फिर नहीं। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी। और आइए बिना समय गवाए सीधे अपने अतिथियों के पास चलते हैं। स्क्रीन पर लेकर आइए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत राहुल साहब आपके साथ करना चाह रही हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण दिन विपक्ष के लिए ये माना जा रहा है क्योंकि शक्ति प्रदर्शन देखा गया। और अब तो देखिए, पहले तो सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे, लेकिन आज तो अखिलेश यादव जी भी पहुंच गए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ये कहती रहे कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन हम बिगाड़ेंगे काम। चैलेंज कर दिया है उन्होंने खुलकर बीजेपी को। राहुल साहब। लावनी जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को गणपति बप्पा मोरया। इस प्रकार से आज बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनाव से पहले ही हार को स्वीकार कर लिया। हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बौखला गई पूरी तरीके से, और साथ साथ वो जब गिर रहे हैं, जब वो डूब रहे हैं, तो अपने साथियों को भी डुबो रहे हैं। आरजेडी और साथ में जो लेफ्ट के साथ उनका गठबंधन है, उनको डुबो रहे हैं। वो बौखलाहट जो है आज हमने अलग अलग तरह से देखी। शुरू होती है खुद को मोहब्बत की दुकान कहने वाले नफरती सामान से, जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार तू तड़ाक कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्द कह रहे थे, और उसके बाद एक एक करके हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया कि प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में अपशब्द कहा जाए, उनको गाली दी जाए। उस धरती से जो माता सीता की धरती है, मिथिला, जहां पर माँ जानकी का जो है, माँ जानकी के साथ जिसको जोड़ा जाता है, वहां से एक गरीब महिला जो है
हीरा बहन मोदी जी की माता जी हैं, स्वर्गीय माता जी, उनको गाली दी गई। मुझे लगता है कि जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं होता, जिनका पब्लिक लाइफ से कोई सरोकार नहीं होता, उन्हें इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं धकेलना चाहिए। और उसके बाद भी जो है देखा किस बेशर्मी के साथ जो है कांग्रेस पार्टी ने उसको डिफेंड किया। अब तक भी आज जो है 72 घंटे बाद भी, बड़ी बड़ी रैलियां करने के बाद भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे में से कोई नहीं आया इस बात को कहने की नहीं ये हमसे गलत हो गया या हमारी पार्टी ने गलत ये मंच दे दिया, गलत व्यक्ति से कर दिया। दरअसल ये गांधी की कांग्रेस तो नहीं है ना, ये मोहनदास करमचंद गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। और इसी नाते से इसने दिखाया कि इनका चरित्र क्या है, इनको किस प्रकार के संस्कार मिले हुए हैं। और उसी लिए ही जो आज बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी और उसके नित गठबंधन जो है उसको पूरी तरीके से नकार। राहुल साहब, आज तो उन्होंने ओरिजिनल और डुप्लीकेट की भी बात कर दी। कहा राहुल गांधी को तेजस्वी यादव पीएम बनाने के लिए आगे किस तरह से मंत्रों में उन्होंने बात कही थी, लेकिन जब सीएम बनाने की बात आई तो स्पष्टता तो नहीं थी। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने मंच पर आखिरी दिन अपने मन की महत्वाकांक्षा खुद ब खुद सामने रख दी। कहा कि आप लोग वो आप तय करना है बिहार की जनता को कि उनको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम चाहिए। यानी उन्होंने स्वतः ही अपने आप को सीएम घोषित कर दिया है तेजस्वी यादव ने। रावल जी, विदु रावल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ये सवाल मुझसे है? हाँ विदु रावल जी, आपसे ही है। स्वतः घोषित कर दिया उन्होंने, नीतीश कुमार जी को कह दिया कि वो डुप्लीकेट है और मैं ओरिजिनल हूँ। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रही है सर, आपको आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, पुनः आपके पास आती हूँ। राजेश जी हमारे साथ एलजेपी से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, शुरू से ही हम लोग चिराग पासवान साहब को सुन रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो हनुमान हूं और बिहार की जनता की बात जब आएगी, जब बिहारी प्राइड की बात आएगी तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या आपको लगता है कि इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहारी प्राइड से ही सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया गया, क्योंकि उन लोगों को भी मंच दिया गया जिन्होंने बिहार और बिहारियों को गालियां दी थी, उनके लिए अभद्र टिप्पणी की थी? राजेश जी, अब कांग्रेस का ना तो नीति ठीक है ना नियत ठीक है, यह तो पूरे देश ने देखा। मैं बड़े दुख के साथ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि पूरा देश देखता है आपको। अब बताइए कि देश की सीमा एक पद होती है प्रधानमंत्री जी का, और उस प्रधानमंत्रिता जिस तरह से की गई और जिस तरह से गाली गलौज का प्रयोग किया गया, मैं समझता हूं कि पूरे बिहार नहीं पूरे देश के मातृशक्ति का जो है अपमान, और उसको राहुल जी कतई स्वीकार करने से मतलब कोई भी अभी तक रिग्रेट नहीं हुआ, उनके तरफ से अभी तक कोई भी खेद नहीं व्यक्त किया जाना। मैं समझता हूं कि कांग्रेस और महागठबंधन जो राहुल और यूं ही तो कोई नहीं कहता ना पप्पू, आखिर पप्पू जी को कब समझ में आएगी कि देश की मातृशक्ति को गाली बकने का नतीजा बिहारवासी आगामी चुनाव में एक एक कर हिसाब जब लेंगे तो ये कहां ठहरेंगे। वैसे ही इनकी राजनीति अभी हाशिए पे आ गई है। आप बताइए कि बिहार की पावन धरती पर जहां मां बहनों का हम लोग यत कहा जाता है, वेदों में भी कहा जाता है कि यत नारायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और वहां खुले मंच से महिलाओं को गाली बका जाता है, देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी को लेकर गाली बका जाता है। तो इन गालियों का हिसाब तो बिहार की जनता कर देगी। अभी तो नकली और असली की बात हो रही है। अब बताएं राहुल जी कि कौन है नकली और कौन असली, राहुल जी को यह भी बताना चाहिए सर। लेकिन नकली और असली के स्केल में राजेश साहब, नकली और असली के स्केल में, राजेश जी सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए। नकली और असली के स्केल में हमें याद है कि चिराग पासवान जी को भी एक ऑफर दिया गया था कि सच के साथ आ जाइए, चिराग बुद्धिमान हैं ये कहा गया था, और कहा गया था कि समय पर वो फैसला ले लेंगे। देखिए, हमारी पार्टी बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारा विजन है, और बिहार कैसे पहले पायदान पर जाए ये मेरी चिंता है। और बिहार अभी एनडीए के डबल इंजन की सरकार के साथ बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आधारभूत ढांचों का जो विकास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, वह काबिले तारीफ है, और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में किया जा रहा है।
और हम एनडीए के मजबूत घटक दल हैं। एक जिम्मेवार दल के नाते बिहारी अस्मिता की कहीं भी बात होगी तो हम पूरी तरह ऐसे लोगों का प्रतिकार करेंगे जो दिल्ली से आकर यहाँ बिहार की पावन धरती पर मातृशक्ति का अपमान करता है। माफी मांगना चाहिए। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो माताओं यानी बिहारी प्राइड से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन पीयूष मिश्रा जी, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। मैं हमेशा से ये कहती रही हूँ। जी राजेश जी, जरा पीयूष जी से भी एक कमेंट ले लेने दीजिए, आती हूँ मैं आपके पास। पीयूष मिश्रा जी पहली बार रणक्षेत्र ज्वाइन कर रहे हैं। पीयूष जी स्वागत है आपका भी, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स जो होती है वो परसेप्शन का एक खेल होती है। हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस परसेप्शन के पीछे जो बात कही जा रही है कि ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये घुसपैठिए बचाओ अभियान चल रहा है। तो ये घुसपैठिए बचाओ अभियान क्या बिहार की जनता तक ये मैसेज पहुंच पाएगा कि वाकई ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए यात्रा निकाल रहे हैं? ये घुसपैठियों का जो उनका वोट बैंक है उन्हें बचाने के लिए यात्रा निकल रही है? क्या बिहार की जनता ये समझ पाएगी? और खासतौर से जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करती हूँ। पीयूष जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये बहुत ही नॉर्मल सी टेक्निकल प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन ऑन एंड ऑफ करता आया है। ये दिल्ली इलेक्शंस के पहले दिल्ली में भी हुआ था और 2006 से 10 तक ये आसाम में भी हो रखा है। और इनफैक्ट ये तो एक बहुत विग्रस एक्सरसाइज होती है जिसमें डोर टू डोर कैंपेन करके जो वोटर लिस्ट है उसको क्लीन किया जाता है और जो ग्लोटेड वोटर लिस्ट है वो क्लीन होकर कम हो जाती है और जेन्युइन वोटर्स इसमें निकल के आते हैं। जहां तक बात रही पॉलिटिकल डिस्कोर्स की, तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स हर इलेक्शन में स्तर उसका गिरता गया है। वो सभी आपस में ये तय कर रहे हैं कि कौन से निचले स्तर पर हम जाएं। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन 2-3 बातें इसमें जो अहम निकल के आई हैं। घुसपैठिए वाली बात जो है, देखिए बिहार की जो लोकेशन है वो नेपाल से उसका बॉर्डर लगता है। नेपाल से वैसा खतरा नहीं है, लेकिन आप देखिए चिकन नेक वहां पे जो सिलीगुड़ी वाला है वहां से, और बंगाल अपने आप में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं जिससे लगा हुआ बिहार है, और सबसे ज्यादा पोरस बॉर्डर बांग्लादेश का है। और यहाँ पे 2004 में ही लगभग 12 लाख घुसपैठिए थे। ये प्रमाणित किया गया है पार्लियामेंट्री रिप्लाई में 2004 में, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और श्री प्रकाश जायसवाल जी मिनिस्टर थे। वो रिकॉर्डेड है पार्लियामेंट के स्टेटमेंट्स में। तो जब आप खुद, और ये सेकंड हाईएस्ट है इंडिया में आफ्टर वेस्ट बंगाल, तो ये बात तो तय हो गई कि इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। दूसरा, एसआईआर जो एक एक्सरसाइज है वो इसलिए जरूरी है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज जरूर है, लेकिन इसलिए जरूरी है कि उसके बेसिस पे वोटर्स जो फाइनल होते हैं वो देश की गवर्नमेंट चयन करते हैं, और देश की गवर्नमेंट चयन करने के लिए ऐसी कोई एक्सरसाइज हो रही है। सवाल ये है कि ये बात हम और आप समझ रहे हैं, ये बात हम और आप समझते हैं, लेकिन क्या जो दूर दराज बैठा हुआ ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति है जिसको जो प्रॉब्लम्स आई, उसी प्रॉब्लम का जो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जो कहीं कहीं पर हुआ कि बीएलओ की गलतियां हुई या बीएलए नहीं पहुंचा, जो भी टेक्निकलिटीज आई थी, क्या उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आने वाले इलेक्शन पे? क्या विपक्ष जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है उस परसेप्शन पे के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट उनको नहीं मिल जाएगा? ये मेरा सवाल था। देखिए विपक्ष जो अभी तक करते आया है हर इलेक्शन में, उनका एक मोडस ऑपरेंडी रहा है जो मुझे बड़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा है। मेजर इश्यूज को साइडलाइन करके कहीं पे एक संशय पैदा कर देना और उस संशय के आधार पर वो लोगों से वोट मांगने का कोशिश करना, ये बेसिकली एक डेस्परेट टाइम्स के डेस्परेट मेजर्स वाली स्ट्रेटेजी है। लेकिन बिहार एक अपने आप में पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव स्टेट है जहां पे गांव में पॉलिटिक्स की चर्चा हर पांठेले में हो जाती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में लोग जो है पॉलिटिकली इल मोटिवेशन में नहीं आते, वो लोग बहुत सजगता से अपना आकलन करते हैं और अपने आकलन को वो सीक्रेटली ईवीएम में रजिस्टर कर देते हैं। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी और मुझे लगता है कि इससे विधु रावल जी की बातचीत जरूर खेलनी चाहिए, राजेश भट्ट जी को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि जब हम बिहार की बात करते हैं रावल साहब, बिहार और यूपी ये कहा जाता है कि वहां का जो बच्चा होता है वो बचपन से ही पॉलिटिक्स का पी समझने लगता है, और यही वजह है कि परसेप्शन कोई भी बनाने का प्रयास करे, लेकिन असली जो पॉलिटिक्स होती है वो जनता खेल जाती है सच और झूठ में जब कसौटी पर कसने की बात आती है। लेकिन यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बार बार इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा में एक बात कही गई एसआईआर को लेकर, टाइमलाइन को लेकर बड़ी बार बार क्वेश्चनिंग हो रही थी। ये टाइमलाइन देखिए उन्होंने क्या क्या पॉइंट उठाए। एक तो पहले उन्होंने कहा कि एसआईआर ही ठीक तरह से नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ क्लियर कर लिया। लेकिन टाइमलाइन को लेकर जो बार बार सवाल उठा
वो आप लोगों की तरफ एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। इसी कैसे आप जनता में जाकर क्लियर कर पाएंगे? रावल साहब, आपने जो कहा कि ये परसेप्शन का खेल है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। पॉलिटिक्स में परसेप्शन जो है, जो जनता लेती है, जनता साथ साथ नेताओं को भी देखती है। जब नेता लगातार गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, देखिए बिहार का कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये इस प्रकार से एक वोट चोरी या इस प्रकार के एक झूठी कैंपेन शुरू करने से सबसे पहली चीज आपको ये समझ आती है कि 20 साल बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इसलिए लड़ाई नीतीश कुमार से लड़ने की बजाय इलेक्शन कमीशन से लड़नी पड़ रही है। इलेक्शन कमीशन को विलन बनाने का प्रयास किया। आपकी बात पर सीधा सा आऊं, अगर देखिए परसेप्शन भी जो है रियलिटी पर ही कहीं ना कहीं बेस्ड होती है। अगर SIR को हड़बड़ी बताया जा रहा है, 24 जून 2025 को इसकी नोटिफिकेशन हुई, 24 जून 2025 से 20 जुलाई 2025 तक इसकी पूरी कार्रवाई पूरी हो गई। लेकिन याद करें कि बिहार में जब 2003 में SIR हुई थी, तब भी इसी दौरान हुई थी, तब भी चुनाव इसी दौरान थे। तो उस समय जो है 14 जुलाई 2003 से लेकर 14 अगस्त मोटे तौर पर इसी सीजन में हुआ था ये सारा। और देखिए आपको पिच कब तैयार करते हैं? आप मैदान में जब खेलने के लिए जाते हैं, आप 6 महीने पहले तो पिच को तैयार नहीं करके रखते। वोटर शुद्धिकरण कब होना चाहिए, इस बात को लेकर ज्ञानेश कुमार जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि 4 अलग डेट्स होती हैं, चाहे वो 1 जनवरी हो, 1 अप्रैल हो, 1 जुलाई हो या 1 अक्टूबर हो। इसी दौरान जो है होती है। 1 जनवरी को समरी रिवीजन हो चुकी थी, 1 अप्रैल बहुत नजदीक था समरी रिवीजन के, और 1 अक्टूबर को करने का कोई अर्थ नहीं था क्योंकि चुनाव पहले हो जाता। तो इसलिए जो है 1 जुलाई को मोटे तौर पर उसके आसपास ये रखा गया। लेकिन चुनाव आयोग तो जो है अपनी टाइमलाइन से पहले चल रहा है। चुनाव आयोग ने तो अपना जो काम कर रहा था, अब केवल वोट ये घुसपैठिया अधिकारी जो इनकी यात्रा यही नहीं खत्म हो रही है, चुनाव आयोग की भी एक्सरसाइज का समय कल खत्म हो रहा है, जब उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए समय दिया। बिल्कुल, और अब तक एक भी ऑब्जेक्शन नहीं पहुंचा है। यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं पहुंचा है, तो फिर सवाल किस बात का खड़ा किया जा रहा है? तो भारत से गद्दारी, घुसपैठियों से यारी, क्या यही है वोट अधिकार यात्रा की असली तैयारी? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। यहाँ पर राजेश जी, एक चीज बार बार इस वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक और चीज बहुत उठती रही, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे सवाल और बहुत सारी अटकलें होती रही, और उसके बाद ये कहा गया कि जिस तरीके की परिस्थिति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। वो क्या कहानी है जिसको विपक्ष कह तो रहा है कि पर्दे के पीछे की कहानी है, पर खुलकर नहीं बोल रहा? तो आप ही बता दीजिए कि कौन सी कहानी है पर्दे के पीछे की। भट्ट साहब जी, बहुत आश्चर्य होता है कि इन्हें नीतीश कुमार जी की चिंता है, उनके सेहत की चिंता है, अपनी चिंता नहीं। दुर्भाग्य है। सेहत की जांच तो इन्हें कराना चाहिए, जिनका मानसिक दिवालियापन साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मंच पर उनके सामने खड़े होने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम मंचों से गाली गलौज और मां बहन किया जा रहा है। ये मां बहन योजना चलाने वाले लोग नहीं, तो उन्होंने ये कह दिया वो हमारे लोग नहीं थे। ये कहा गया कि राहुल गांधी जी के जाने के बाद ये सब हुआ, वो हमारे लोग नहीं थे, ये तक कह दिया गया। वो कहां से आए थे? पाकिस्तान से आए थे क्या? मैं जानना चाहता हूं कौन लोग थे, उनके मंच पर चढ़ने वाले कौन हो सकते हैं? लावनी जी, ये समझ में नहीं आता क्या? आप एक महिला है और एक अनुभवी पत्रकार हैं, आप बताइए कि किसी भी आयोजन में क्या उसी दल के कार्यकर्ता आते हैं या समर्थक आते हैं या दूसरे दल के भी आते हैं? ये कहने से काम चल जाएगा क्या? भाई, नीतीश कुमार जी की सेहत खराब है, अच्छी है, ये डॉक्टर सिविल सर्जन है क्या? इन्हें कैसे पता चल गया? अरे मानसिक दिवालियापन ये दिख रहा है इनका स्पष्ट। ये SIR के मुद्दे पर बात करने आए थे, ये इनको आपत्ति दर्ज कराने में क्या दिक्कत थी? भला चुनाव आयोग ने एक अच्छा खासा समय दिया था, इन्हें आपत्ति दर्ज कराने में क्या आपत्ति थी? मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 1,61,000 BLA कोई भी चीज की जब प्रक्रिया बनाई जाती है तो प्रक्रिया उसके बावजूद भी बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, हाँ राजेश जी, मैं जरा एक बार ये जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को, ये जरूरी है बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट जब सुनवाई हुई थी तो ये राजनीतिक पार्टियों से पूछा भी था कि आपके BLA कर क्या रहे हैं। अगर 1,61,000
बीएलए दिए गए हैं, चुनाव आयोग के सामने, चुनाव आयोग ने आपके सामने ये द्वार खोल दिया है, तो फिर बीएलए कर क्या रहे हैं? राजनीतिक पार्टियों को इसका जवाब भी देना होगा। उस पर पूरी तरह से मौन साधना थी, ये तो सच्चाई थी विपक्ष की। भाई मैं कह रहा हूं कि एसआईआर पे सभी दलों के बीएलए वहां लगे हुए हैं और उन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराया, मौन स्वीकृति क्यों दी? अगर कोई गलत हो रहा होगा तो। लेकिन इन्हें दिक्कत कहां है कि फर्जी वोटरों के सहारे आज तक ये जीतते आ रहे हैं। अब इनके फर्जी वोटरों का रहस्योद्घाटन चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कर दिया। सबसे बड़ी परेशानी इसी बात को लेकर है, ये चाहते ही नहीं कि कभी भी जेन्युइन वोट हो। जंगल राज की मानसिकता है, कभी भी जेन्युइन वोटिंग ना हो, ये बड़ी बात आपने कही है। बुलेट के सहारे बैलेट छीन लिया जाता था लावनी जी, ये बिहार है। और अब डबल इंजन की सरकार इनको बैलेट छीनने से जब रोकने जा रही है, जेन्युइन वोट कराने जा रही है, चुनाव आयोग एक ईमानदार प्रयास किया है, तो ये परेशानी हो रही है। लेकिन पीयूष जी, बिल्कुल ठीक है राजेश जी, एक और प्लीज जल्दी से लेने दीजिए ना, समय आज बस इतनी मुझे अनुमति देगा पीयूष जी। लेकिन ये बता दीजिए कि देखिए ये बिहार है, ये कहते भी है ना कि बिहार, जैसे हम सभी ने ये बात की कि बिहार का तो बच्चा पॉलिटिक्स का भी समझता है, लेकिन इस बार बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। एक चीज जो इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा में जो मैंने महसूस की, आपसे भी मेरा सवाल ये है कि आपने ये महसूस करने की कोशिश की कि दरअसल जो 90 के दशक का कांग्रेस था, राहुल गांधी बिहार में कहीं ना कहीं उस कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वोटर अधिकार यात्रा ये एनडीए के खिलाफ नहीं थी, ये वोटर अधिकार यात्रा खुद के अस्तित्व को एक बार फिर से तलाशने की कोशिश थी, और यही वजह रही कि उन्होंने तेजस्वी का नाम खुलकर नहीं लिया सीएम के नाम पर। क्या आपको लगता है कि सीट नेगोशिएशन में ये जो एक बेस बनाने की कोशिश है, इसलिए इस यात्रा को निकाला गया? पीयूष जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जिस समय नेता प्रतिपक्ष का ओहदा राहुल गांधी को मिला, ये एक बहुत बड़ा ओहदा था जिसमें वो एक ऑपोजिशन के सिंगल फेस बन के उभर सकते थे, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को भी हमेशा की तरह उन्होंने एनकैश नहीं कर पाए। और जो आप 90s के कांग्रेस की बात कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये एक लॉन्ग फॉरगॉटन नॉस्टैल्जिया है कांग्रेस के लिए इस तरीके से करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी आप देखें बीजेपी की कहीं ज्यादा है कांग्रेस की। अभी जो आप बीएलएस की बात कर रहे थे, वो खुद जानते हैं कि उनके बीएलएस कितने होंगे और कितने शायद काम करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। बीजेपी जो है वो एक छोटे कार्यकर्ता को सीएम बनाती है। अभी पिछले 3 स्टेट्स में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने इसका उदाहरण देखा, तो वहां लोग मोटिवेटेड है जेन्युइनली। कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में सेवा करने नहीं आता, पद पाने आता है, तो वो मोटिवेटेड है। लेकिन कांग्रेस में लोगों को पता है, कार्यकर्ताओं को, कि यहां हम कुछ भी कर ले, किसी एक परिवार का एक ठप्पा लगा हुआ रबर स्टैंप भी सीएम, पीएम या मंत्री बनता है। तो इस कारण से वहां पे मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी है। ग्राउंड पे जो स्ट्रेटेजी इनकी है ये एज ओल्ड है, ये बहुत स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट जरूरी है इनको काम करने की। सिर्फ बात करने से और परसेप्शन, जैसे कि अभी विधु जी ने बहुत सही बोला, परसेप्शन रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। आपका रियलिटी कुछ और है, परसेप्शन कुछ और है, तो बहुत जल्दी इसको स्मोक स्क्रीन को क्लीन होते देरी नहीं लगती है। और ये मुझे एक चीज देखने में आई है कि जिस तरीके से हमेशा एक टेक्निकल इश्यूज को ये जानबूझ के पब्लिक को जिसकी कम नॉलेज रहती है उन इश्यूज को ज्यादा उठाया जाता है, एग्जैक्टली, ताकि थोड़ा सा भ्रम पैदा कर सके। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी, ये बिहार की जनता है, बहुत सीधी सादी जनता है, सीधे तरीके से चीजों को समझती है और सीधे तरीके से वोटिंग करती है। मधु मंजरी जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मधु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज पहुंची होंगी। मैडम, आज तो खुद ही तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि ओरिजिनल कौन और डुप्लीकेट कौन है। मतलब राहुल गांधी ने तो नहीं बोला सीएम के लिए, लेकिन स्वघोषित सीएम उन्होंने आज अपने आप को सामने रख दिया है, घोषणा कर दी कि वही सीएम होने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? मधु जी, सबसे बड़ी बात है कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें राष्ट्रीय आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया, इससे मतलब बनता है। लेकिन बार बार जरूरी नहीं कि बड़े नेता इस बात को और मीडिया बोले तो वो बोले कि कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारे अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया गया। जहां अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि इनका एक परिवार का मुख्यमंत्री बनता है, तो आप देखेंगे कि आदरणीय आपको स्वर्गीय गांधी जी के बाद लगातार 2 बार किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। और हर राज्य में जहां
कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या कांग्रेस के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री बनते हैं? इवन के प्रधानमंत्री भी बनाया गया। सोनिया गांधी ने इनकार किया था प्रधानमंत्री बनने से और मनमोहन सिंह जी को बनाया गया था। और उसके बाद ये कहा जाता रहा कि सत्ता के दो केंद्र हैं। क्या कर रही है मैडम आप लोग? देखिए यही चीजें हैं जो आरजेडी को पीछे कर देती है हाशिए पर। आप अपने दम पर बात कीजिए ना, यहाँ पर भी आप लगी कांग्रेस का बखान करने के लिए, यानी कि आरजेडी कांग्रेस की कठपुतली बन चुकी है। इतनी मजबूर थे कि आज खुद ही उन्होंने इस बार घोषित कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी से तो ये उम्मीद कर नहीं सकते थे। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए। राहुल साहब आपने सुन लिया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूज पार्टी अभी लग रही है आरजेडी, लेकिन थोड़ा सा ये जरूर कह रही है कि भाई ये आप नहीं कह सकते कि परिवारवाद की राजनीति चल रही है। लेकिन यहां पर तो तेजस्वी यादव ने जो कहा है उस पर सीधा सीधा जवाब नहीं आ पाया है। रावल जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास एक जबरदस्त क्लू है, वो अपने साथियों को नीचे धकेल देती। और अभी जिस प्रकार से हमने आरजेडी की प्रवक्ता के मुंह से सारी बात सुनी, जो वो कह रही थी उनके शब्द उनके साथ धोखा दे रहे। जब वो कह रही थी, देखिए गांधी परिवार से बाहर भी प्रधानमंत्री बनाया और फिर प्रधानमंत्री का नाम भी याद नहीं कर पा रही। यही स्थिति रही है इस देश में 10 साल तक। इस देश के प्रधानमंत्री जो थे उनके पद की गरिमा को इस प्रकार से नीचा किया गया कि आज उनकी मृत्यु के अभी 1 साल भी नहीं हुआ और उनका नाम भी जो है होठों पर आना मुश्किल हो गया। यही कांग्रेस ने किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, और यही कांग्रेस कर रही है अब तेजस्वी यादव के साथ। किस प्रकार से तेजस्वी यादव को मात्र ड्राइवर बनाकर इस पूरी यात्रा में चला दिया। बीच बीच में तेजस्वी यादव रियलाइज करते रहे कि किस प्रकार उनको जो है उनके कद को घटाया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अगर ये बात कही तो कम से कम मैं तारीफ कर रहा हूँ मैडम आपकी तारीफ कर रहा हूँ। जाने दीजिए, आपकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। कहीं ना कहीं जो है पूरा एनडीए ने बौखलाया हुआ है और मांझरी सुने आप शुरू ना हो जाइए। मैं आपके नेता की तारीफ कर रहा हूँ, सुनना पड़ेगा। अरे सुनना पड़ेगा, आपके नेता की तारीफ कर रहा हूँ। देखिए 2000 आप सुनिए तो मैं तो नेता की तारीफ, अरे अपने नेता की तारीफ जाने दीजिए। जन समर्थन बिहार के लोगों का मिल रहा है तेजस्वी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो है अपने हर साथी को नीचे धकेलती है और ये पैन पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मधु जी आज थोड़ा लेट जुड़ी थी। राहुल साहब आपको बहुत मौका नहीं मिल पाया मधु जी से बहुत सवाल करने का, लेकिन वोट अधिकार यात्रा भले खत्म हुई है, लेकिन बिहार के चुनाव का जो अभी आगाज होना है, जो शुरुआत होने वाली है, वो बहुत ही दिलचस्प होगी। मेरी और आपकी और हम सभी की मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतनी अनुमति ही दे रहा है आज के लिए। बस इतना ही, रण क्षेत्र में बस इतना ही। बहुत दिलचस्प तस्वीरें आने वाली है, इसलिए लगातार सुदर्शन न्यूज के साथ बने रहिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए भी देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।